हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन मात्र बचे हैं 1 मई से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सोशल साइंस का पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट आएगा और उसमें आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री या नागरिक शास्त्र, चारों का प्रैक्टिस सेट करवाने की बात चल रही है। उसके लिए काम हो रहा है। आज आपका अर्थशास्त्र समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस लगे हैं जिसको मैंने प्रैक्टिस सेट नाम दे दिया है, क्योंकि इसमें सभी तरह के प्रश्न हैं। कोई किसी टॉपिक विशेष से नहीं है, बल्कि सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और यदि हमारी नज़र ऐसे प्रश्नों पर नहीं पड़ी है तो एक बार निश्चित रूप से आप देख लीजिए। और अब तक हम लोगों ने विशेषकर टॉपिक से प्रश्न उठाया था तो एक टॉपिक पर ध्यान रहता था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते थे। लेकिन इस तरह का ये बनाया गया है ताकि आपके सभी टॉपिक से प्रश्न उठाएं और आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट ना होकर सभी टॉपिक, मतलब जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम में सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर पहला प्रैक्टिस सेट आप जान लीजिए ये एक डेमो के तरह जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए, आप निश्चित रूप से परिवार हमारा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है। आप शेयर भी करिए, ठीक, और लोगों से भी बात करिए इस चैनल के बारे में, ताकि ये आपका भला तो करे ही, साथ साथ आपके अनुज जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उनका भी भला करता जाए, ठीक है। सब्जेक्ट वही होता है, कंपटीशन अलग अलग होते हैं, प्रश्न भी वही होते हैं। तो नाम टीजीटी पीजीटी दिया गया है, लेकिन ये हर तरह से हर जगह फायदे हैं इसके। चाहे बीपीएससी टायर 4 दे रहे हो आप, चाहे आगे चल के जीआईसी एलटी देंगे, केबीएस एनबीएस या ईएमआरएस आने वाली वैकेंसी है उसका एग्जाम देंगे, सभी के लिए फायदेमंद है। तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं। 69 क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए, एक प्रश्न है ये कि प्रमाप विचलन के बारे में क्या सही है, क्या सही नहीं है। प्रमाप विचलन सांख्यिकी का एक प्रश्न है, ठीक है। इसके पहले सांख्यिकी चली है। तो प्रमाप विचलन हो, मानक विचलन हो, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य माध्यिका और बहुलक हो, या सहसंबंध गुणांक हो, इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप इनको पढ़िए और इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको बढ़िया से देखिए। और कुछ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें से ही आपके प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो देखिए, जब प्रमाप विचलन के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और इसके शिल्पी में देखेंगे तो अलग आंसर दिया है, ठीक है, और घटना चक्र में देखेंगे तो अलग आंसर दिया है। शिल्पी में उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, और घटना चक्र में आप देखेंगे तो पहले को मान लिया माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप प्रमाप विचलन पढ़ेंगे तो कंफर्म होगा कि जो तीनों दिया गया है, माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, माप की इकाइयों से स्वतंत्र होता है, यह प्रतिशत में होता है, ये तीनों बातें गलत हैं, ठीक है। क्योंकि ये बात मानक विचलन के बारे में सही है, प्रमाप विचलन के बारे में सही नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप एक बार जाएंगे, इस चीज को देखकर और अच्छे से कंफर्म कर लेंगे अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचल पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन एक अचल पूंजी है, ठीक है। अब देखिए, इस पे भी आपको ध्यान देना है। अचल पूंजी क्या होती है, चल पूंजी क्या होती है। अचल पूंजी वह पूंजी होती है जो एक ही बार में उत्पादन कार्य में समाप्त नहीं होती है। मतलब एक बार आपने लगाया तो उसका बार बार उपयोग करेंगे तब वो समाप्त होगी। जैसे आप छोटा सा धंधा ले लीजिए, समोसा सबको बहुत पसंद, समोसा ले लीजिए, ठीक है। समोसा हर चट्टी चौराहे पर आपको दिख जाता है। तो समोसा बनाने में जो मैदा है, तेल है, ठीक है,
आलू है, ये एक ही बार में समाप्त होता है, एक बार में समाप्त होता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, ये चल पूंजी की तरह है। लेकिन जब आप कड़ाही, पौना और घर मकान की बात करेंगे तो ये अचल पूंजी में आएगा, क्योंकि वो एक ही बार में समाप्त नहीं होगा, ये उसका सहयोगी है। तो देखिए, करघा, जूट का रेशा, रंग, ठीक, करघा, जूट का रेशा, रंग, कौन सा सही है? पूंजी है, कौन सी? अचल पूंजी। तो इसमें देखिएगा, करघा या लूम जिससे कपड़े बनाए जाते हैं वो अचल पूंजी है, बाकी रेशा हो गया, रंग हो गया, ये समाप्त हो जाने वाला है, ये खत्म हो जाता है। अर्थात बाकी सभी कौन सी पूंजी हैं? बाकी सभी चल पूंजी हैं, लूम ही आपका या हथकरघा क्या है? अचल पूंजी है। क्लियर हो गया? आगे, हाँ, समझ के साथ पढ़िए ताकि रटना ना पड़े, क्योंकि रटा कितने दिन रहेगा। कह रहा है कि आय के आधार पर मांग की लोच में के लिए मांग ऋणात्मक होती है। आय के आधार पर मांग की लोच, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, पहले क्या करेंगे, प्रश्न देख लेंगे कि प्रश्न मुझे लग रहा है, आय के आधार पर मांग की लोच में के लिए मांग ऋणात्मक होती है। किस वस्तुओं के लिए? ठीक है, यहां आय के आधार पर मांग की लोच किस वस्तु के लिए ऋणात्मक होती है? यहां होना चाहिए लोच किसके लिए, किसके लिए ऋणात्मक होती है? तो आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, निम्न श्रेणी की वस्तुओं के संबंध में, गिफन वस्तुओं के संबंध में। अब आय के आधार पर पूछा गया प्रश्न, आय के आधार पर आपको कई बार पढ़ाया गया मांग की लोच में कि आय के आधार पर अगर देखा जाता है तो यदि वस्तु की, व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कौन सी वस्तुओं की मांग घटने लगती है? ठीक है, यानी मांग ऋणात्मक हो जाती है। तो ऐसा देखा आपने किसमें? गिफन वस्तुओं के संबंध में। किसमें? गिफन वस्तुओं के संबंध में। प्रश्न को सुधार लीजिएगा, आय के आधार पर मांग की लोच किसके लिए ऋणात्मक होती है? ठीक है, तो गिफन वस्तुओं के संबंध में। थोड़ा टाइपिंग एरर है। कह रहा आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, ये प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हाँ, इस प्रश्न की भी मैं बात करूंगा अगर, तो इसमें भी थोड़ा सा, दोनों अगर आपके पास होगी कि दोनों किताबें, तो इसको लेकर समस्या होगी। लेकिन अगर आप एहसन लाल को पढ़े हैं या आप आहूजा सर को पढ़े हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत क्या होती है? तो वह सभी लागतें, ठीक है, जो मुद्रा में व्यक्त की जाती हैं उन्हें आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत कहते हैं। इसी प्रश्न के आंसर को दो तरह से दो लोगों ने मान लिया है, लेकिन इसमें जो उपलब्ध हैं चीजें, ठीक, आर्थिक लागत बराबर क्या लेखांकन लागत भी उसमें सम्मिलित होती है। लेकिन इसमें से जो अगर सही माना जाए तो उत्पादन लागत तथा बिक्री लागत दोनों ही आर्थिक लागत का क्या है? भाग है। इसलिए यह ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन अगर घटना चक्रों को मान लेंगे तो उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं सही कर दिया है, क्योंकि लेखांकन दूसरे वाले में दे दिया है और लेखांकन भी इसका हिस्सा होता है। ठीक ना जी? तो इस प्रश्न के आधार पर पहला विकल्प आपका सही होगा। आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस रूप में देखा जा सकता है, मतलब उत्पादन लागत और बिक्री लागत, क्योंकि ये तो स्पष्ट पता चलती है, इनको स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। कह रहा सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग अत्यधिक लोचदार होगी, इकाई लोचदार होगी, अत्यधिक बेलोच होगी या पूर्णतः लोच होगी। जल्दी बताइएगा। ये भी प्रश्न लोच जब मैं पढ़ा रहा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो एकदम सही होगा।
सीमांत आय ऋणात्मक कब होगी? यदि मांग अत्यधिक बेलोचदार हो, मतलब बेलोच टाइप की चीज है तो उनकी हमेशा सीमांत आय क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। आगे, मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? ध्यान देना है, अपवादी मांग वक्र। अपवादी मांग वक्र का स्वरूप आपको ध्यान में आ रहा है, बताया गया था। ये डी ये सामान्य मांग वक्र है। ये क्या है? सामान्य मांग वक्र है। लेकिन यदि मांग वक्र ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी धनात्मक ढाल वाला हो जाए, इसे हम अपवादी कहेंगे, अपवादी मांग वक्र। मांग वक्र तो कह रहा है कौन सा नहीं है? मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े मूल्यों पर वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय करना, ये तो है। प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर बढ़े मूल्य पर अधिक मात्रा क्रय करना, ये भी है। अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ने पर अधिक मात्रा में क्रय करना, ठीक है, या मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना, कौन सा कारण नहीं है? जल्दी बताइएगा। तो आप देखेंगे ये सारी तीनों चीजें तो सही हैं। सही क्या नहीं है? डी, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में जब क्रय होता है तो ये सही है, ठीक है। बाकी सभी क्या हैं? गलत हैं। गलत का मतलब बाकी सभी, आप ऐसे समझिए, बाकी सभी ये अपवादी के कारण है। ये भी अपवादी का कारण है, ये भी अपवादी का कारण है, ये अपवादी का कारण नहीं है। जो तीसरा चौथा ऑप्शन है ये अपवादी का कारण नहीं है, ये सही कारण है, ठीक। लेकिन प्रश्न पूछा गया है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। कभी कभी होता क्या है ना कि महंगी वस्तु को हम और ज्यादा महंग खरीदते हैं। अपना प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा है कि भाई ठीक है, जैसे आजकल स्कूल प्राइवेट हैं कि जहां बढ़िया फीस ली जा रही है वहां बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, ठीक है। सरकारी स्कूल में बच्चे और गार्जियन दोनों जाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आप देखेंगे उल्टा होता है क्या कि जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अध्यापक, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सारे बेकार हैं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि वो सारे लगे होते हैं कि हमारा सरकारी विद्यालय में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वो सारे मेहनत कर रहे होते हैं और जो मेहनत सफल होती है वो सरकारी विद्यालय में हो जाते हैं। वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और इस मुहिम को आगे आपको बढ़ाना है। यदि आपको विद्यालय में नौकरी पानी है, कॉलेज में नौकरी पानी है, डिग्री कॉलेज में नौकरी पानी है, तो निश्चित तौर पर अपने आसपास के लोगों को यह प्रेरणा देनी होगी, ये मोटिवेशन करना होगा कि नहीं, आप वेल एजुकेटेड लोगों से पढ़िए, वेल क्वालिफाइड लोगों से पढ़िए। अच्छे बच्चे जब यहाँ जाएंगे पढ़ने लिखने तो निश्चित रूप से कंपटीशन, जब वो बात करेंगे अध्यापक से तो अध्यापक का भी मन करेगा, रुचि लेगा, वो भी पढ़ाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जाते हैं, ठीक है, 50% से ऊपर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल रुचि ही नहीं लेते, उनके घर वाले भी ध्यान नहीं देते, ठीक है, तो लोगों का मन थोड़ा सा पढ़ाने का नहीं करता है, जबकि पढ़ाना तो हर कोई चाहता है। समझ में आ रही बात? हाँ, नौकरी सबको सरकारी विद्यालय की चाहिए, लेकिन अपना बच्चा कहाँ पढ़ाना है? प्राइवेट विद्यालय में। तो कैसे चलेगा भाई ऐसे, ठीक है। और सरकार जनशक्ति के आधार पर वैकेंसी निकाल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहाँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ें। और यही देखिए, इंटर के बाद उल्टा मामला हो जाता है। इंटर के बाद जिन बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में होता है वो कहते हैं ये बहुत अच्छा पढ़ने में है, ठीक है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कहीं भी प्राइवेट विद्यालय से आप करेंगे तो वो 2 कौड़ी का समझा जाता है। तो ऐसे क्या कारण हैं कि 12 तक प्राइवेट और 12 के ऊपर सरकारी? इस चीज को आप समझिए, क्योंकि हम ही और आप हैं जो अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। कह रहे कि औसत स्थिर लागत के संबंध में बात है। देखिए, हर तरह का प्रश्न इसमें है। उत्पादन के किसी भी स्तर पर समान बनी रहती है, गलत। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ये भी गलत। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ घटती है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। और बताया ही नहीं गया, समझाया गया था कि औसत स्थिर लागत क्या होती है। स्थिर लागत जो एक बार लग गई, जैसे अचल पूंजी के संबंध में एक बार लगती है अचल पूंजी में, ठीक। परिवर्तनशील लागत का मतलब जो रोज रोज प्रयोग हो रही है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, ठीक, वैसे वैसे औसत स्थिर लागत घटती जाएगी, लेकिन कभी शून्य नहीं होगी, कभी शून्य नहीं होगी। कह थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक का नाम है।
ठीक है। आप पूरे अर्थशास्त्र की वीडियो प्लेलिस्ट बन गई है। सरिता, अनिल, ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं और एक आध दो नाम हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट बन गई है। अनुपमा भी कोई है, ठीक। तो आप जाइए, 37-38 वीडियो हैं, देखिए जबरदस्त तरीके का। और अगर आप सारी वीडियो देखकर अपनी कमियों को सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन इस बार होगा आपका। इतना ही पढ़कर अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो आप भी पढ़ सककर सेलेक्ट हो सकते हैं। द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर कौन लिखा है? एच मार्कोविट्ज, मिल्टन फ्रीडमैन, सैमुअलसन या न्यूमैन मार्गस्टर्न? तो ये सही है, न्यूमैन मार्गनस्टर्न है ये, ठीक है। थोड़ा टफ नाम है, क्लियर। आगे कह रहा विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच, विशुद्ध एकाधिकार मतलब एकदम एकाधिकार, पूर्ण रूप से एकाधिकार, एक मार्केट में एक ही व्यक्ति हो किसी वस्तु को बेचने वाला, उसे कहते हैं विशुद्ध रूप से एकाधिकार। तो वस्तु की प्रतिलोच क्या होगी? शून्य होगी, कोई नहीं, कोई है ये नहीं है। प्रतिलोच मतलब दूसरे से कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उसके ना रहेगा ना उसकी लोच का कोई मतलब प्रभाव पड़ेगा। आगे कह रहा है स्फीति की स्थिति में, ये भी पढ़ाया गया जबरदस्त तरीके। जल्दी से आंसर दीजिए और चेक करना आपको कि आपके टीजीटी में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो 62 क्वेश्चन का सेट मिलेगा एक सब्जेक्ट से, 4 आप क्वेश्चन आपके कॉमन रहेंगे, उसमें सारे से रहेगा, ठीक है। और यदि आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 125, तो ऐसी सीरीज बनाई जाएगी जो सबको काम करे, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र ये है, ऊपर नीचे प्रश्न होता रहता, आता रहता है, कुछ टॉपिक निकाल दिया गया, बाकी सारी चीजें सेम ही है। स्फीति की स्थिति में क्या होता है? ऋणी को फायदा होता है कि नुकसान होता है? तो ऋणी का मतलब जो कौन, जो कर्जदार है, ऋणी का मतलब कर्जदार, ठीक है, कर्जदार जो कर्ज लिया है, ठीक है, हाँ, उसको क्या होता है? फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पैसा दे रहा होता है तो उस पैसे की कीमत स्फीति की समय कम हो गई रहती है, इसलिए उसको कष्ट कम होता है। वहीं ऋणदाता अगर होता, ऋणदाता तो इसको होता नुकसान, क्योंकि जब वो पैसा 5,000 दिया था तब उसकी कीमत कुछ और थी। आज के मात्र साल भर पहले चले जाइए, आप किसी के शादी में एक पायल या एक सोने की अंगूठी चढ़ाए हैं, ठीक है, 1 साल पहले मात्र 65,000 रुपए तोले या 70,000 रुपए भरी सोना था, आज वही 1,000, 1 साल का महज अंतर है, ठीक है। आप वही अंगूठी उसको वापस करने जाएंगे तो 1 लाख रुपया लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय 99 के करीब है, 99 और 1 लाख रुपया भरी सोना पहुंच गया है, चांदी भी उतने पहुंच गई है, तो हो गया ना डिफरेंट, कितने का? 35 हजार का चूना लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा? कष्ट होता है। समझ में आई बात? हाँ, कह रहा है कि बचत मुद्रा आय का वह भाग है, बचत मुद्रा, ठीक है, बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो उद्योगों में खर्च होता है, उपभोग में खर्च नहीं होता, लोगों के पास उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है, या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं दिमाग आपका कितना काम करता है। तो देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बचत मुद्रा कौन सी होती है? तो जो बचत मुद्रा आप करते हैं वही तो उद्योगों में खर्च होता है, वही निवेश होता है, उसी से उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, यानी ये भी सही है। उपभोग में खर्च नहीं होता, तो उपभोग में जो नहीं खर्च होता वही तो बचत होता है, यानी ये भी सही है। लोगों के पास उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद जो बच जाता है, ये भी सही है, यानी सभी सही है, उपरोक्त सभी। बचत मुद्रा आय का वह भाग होता है जो वास्तव में बचा लिया जाता है, निवेश किया जाता है, ठीक है। आगे, राज्य के पास ही संपूर्ण
संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। यह कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? राज्य मतलब सरकार जिस पर अधिकार रखती है वह कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? ठीक है, तो क्या पूंजीवादी होती? नहीं। समाजवादी होती है? तो समाजवादी होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, कोई स्वामित्व नहीं रहता, सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर देखता है, जैसे अडानी अंबानी। समझ में आई बात? और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है हर चीज पर। ठीक है, लेकिन भारत जैसी बात करें तो भारत में दोनों तरह की चीजें हैं, उसे कहते हैं मिश्रितवादी। प्राइवेट भी काम करता है, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। समझ में आई बात? तो तीनों आपको समझ में आ गया। लेसेस फेयर जो अहस्तक्षेप नीति पूंजीवाद से संबंधित है। ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया है अहस्तक्षेप नीति या लेसेस फेयर इसे कहते हैं। किसकी ये अवधारणा है? ये एडम स्मिथ की है, जो मतलब कोई किसी भी तरह का नियंत्रण ना हो। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी बाजार का अंग नहीं है? पूंजी बाजार का अंग नहीं है। पूंजी बाजार आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो शेयर मार्केट, जो पूंजी का बाजार लगाए हुए हैं जहां से लोग लेकर निवेश करते हैं। तो BSE सेंसिटिव ये तो है, नेस्डाक ये भी है, PACS यही नहीं है, निफ्टी भी है। PACS यह नहीं है, बाकी निफ्टी भी है। अब देखिए, समझ में आ गई बात? बाकी सभी क्या है? पूंजी बाजार है। ऐसा बाजार जहां पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है उसे पूंजी बाजार कहते हैं। कह रहा पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सरकारी नियंत्रण का, गैर सरकारी स्वामित्व, उत्तराधिकार का अधिकार, उपरोक्त सभी। देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, जल्दी से बताइएगा। किसका होता है? पूंजी में, पूंजीवाद में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। ठीक है, गैर सरकारी स्वामित्व होता है, उत्तराधिकार का अधिकार होता है। मतलब अडानी चाहे तो अपने पुत्र को अंबानी अपने पुत्र को दे सकते हैं, अंबानी अनंत अंबानी को दे देंगे, कोई उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, इस पे सरकारी नियंत्रण नहीं होता। कह रहा समाजवादी समाज में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कीमत तंत्र, योजना, सीमित सरकारी नियंत्रण। कीमत तंत्र, योजना या सीमित सरकारी नियंत्रण। 15 का जवाब दीजिएगा। ये भी जबरदस्त का क्वेश्चन है कि कंफ्यूज आप हो जाएंगे। देखिए, समाजवादी समाज में यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र नहीं होता है। ठीक है, सीमित सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, सरकारी नियंत्रण पूरी तरह से होता है। योजना होती है। क्या? योजनाओं के तहत इसका विकास किया जाता है। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना चलती थी, किसके? योजना आयोग के तहत। अब तो नीति आयोग आपका बन गया, 15 वर्षीय योजनाएं चल रही हैं, उसका आकलन ही सही से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखिए, एक पूछा है नॉस्डॉक। नॉस्डॉक नाम क्या है? इसका है स्टॉक एक्सचेंज, मिसाइल, युद्धपोत या सैन्य संगठन। नॉस्डॉक जब आप पढ़े होंगे शेयर मार्केट या पूंजी बाजार, तो उसमें इस तरह की चीजें आपको पढ़ाई होंगी। ये स्टॉक एक्सचेंज है। नॉस्डॉक क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब देखिए बात आए कि कहां का है। ठीक है, तो आपको ये भी जानना क्योंकि पूछ लेता है, ये कहां का है? USA का है। नॉस्डॉक कहां का है? USA का है। ठीक, हाँ। देखिए, इसके अलावा आप बहुत सारे जान सकते हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी देश। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, सेंसेक्स, डोलेक्स और बेनकेस मुंबई। नाम लिख लीजिए। क्या क्या? सेंसेक्स, बेनलेक्स, बेनलेक्स और क्या? डोलेक्स। डोलेक्स
ये कहाँ के हैं? मुंबई के हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मुंबई। इसके बाद टाइम्स सीमेक्स, टाइम्स सीमेक्स, ये कहाँ का है? ये है सिंगापुर। कहाँ का है? सिंगापुर। सिंगापुर। इसके अलावा निक्की टोक्यो का है। निक्की कहाँ का है? टोक्यो। निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। मिडेक्स जर्मनी, मिडेक्स कहाँ का है? मिडेक्स जर्मनी का है, जर्मनी का, ठीक है। और कोस्पी कोरिया का, कोस्पी कहाँ का? कोरिया का। तो इस तरह से ये कुछ, और आप और भी देख सकते हैं, मतलब इससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। ये क्या है? ये मार्केट के नाम, पूंजी बाजारों के अलग अलग देशों में सेंसेक्स के नाम हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? क्यूबा, फ्रांस, वियतनाम और चीन। जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, आपका फ्रांस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्रांस में क्या है? समाजवादी है, ठीक है। कौन सी है? समाजवादी। किस देश, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए भाई। निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो फ्रांस में नहीं है, बाकी सब में समाजवादी है। फ्रांस में क्या है? पूंजीवादी है। क्या है? पूंजीवादी। इसके साथ साथ अगर आप और भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से देश में है, तो जितने विकसित देश हैं, ठीक है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, वो सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और जो विकासशील देश हैं, सब में लगभग समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एक बात जान लीजिए। आगे, हरित अभिसूचक यानी इंडेक्स विकसित किया गया किसके द्वारा? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? जल्दी से बताइएगा। हरित सूचकांक, तो देखिएगा, विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग, तो यही सही है। पहला, विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग के द्वारा क्या? हरित इंडेक्स निर्मित किया गया है। हरित इंडेक्स, हरित इंडेक्स। आगे कह रहा है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां हुई थी? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां हुई थी? तो ये प्रश्न जब था तो वो तो दावोस में हुई थी। आप वर्तमान समय में करंट में देख लीजिएगा कि कहां हुई थी विश्व आर्थिक फोरम। तब सन अगर देगा तो उस सन का बेसिकली देख लीजिएगा करंट में जो चल रहा है। कह रहे यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो क्या 1 जनवरी 1996, 98, 97 या 99? तो 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय संघ में यूरो का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे बढ़िए। कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। बड़ा टेक्निकल टाइप का प्रश्न है। उपभोक्ता सम्राट किस अर्थव्यवस्था में होता है? क्या समाजवादी में होता है? नहीं, समाजवादी में सरकार जो चाहती है वो पैदा करती है। क्यों? क्योंकि जैसी आवश्यकता होती है उस तरह की चीजें उत्पादन की जाती हैं। आवश्यकता और मांग में अंतर है, ठीक है। मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता मांग के हिसाब से कौन पैदा करता है? तो पूंजीवादी पैदा करता है। तो मांग के हिसाब से किस अर्थव्यवस्था में चीजें बनती हैं? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सम्राट कहलाता है कौन? उपभोक्ता, ठीक है।
जो चाहेगा वही लोग बनाएंगे, क्योंकि उनको लाभ चाहिए। क्या चाहिए? लाभ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकारी होती है, इसलिए कल्याण पर काम करती है। यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। ठीक, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना कब हुई थी? 1947, 67, 57 या 99? तो आपको पता होगा 1957। 1957 को हुई थी। ठीक है ना जी। इसके 6 संस्थापक देश थे। कितने? 6 संस्थापक देश थे। क्लियर? आगे आइए। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। उत्पाद शुल्क, निगम कर, सीमा शुल्क या सेवा कर? देखिए, उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है और सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन निगम कर ये प्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। निगम कर होता क्या? कंपनियों के लाभ पर, कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, लाभ पर। और लाभ कब होगा? जब सारी वस्तुएं बिक जाएंगी तब लाभ होगा। तो इसलिए वो इस कर को टाल नहीं सकता, वस्तुओं पर नहीं डाल सकता। तो ऐसे कर को निगम कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का स्तर कहाँ सबसे ज्यादा है, वही राज्य सबसे आगे होगा, यानी केरला। क्या? केरला। ठीक है, आगे कह रहा है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 10,000 अंकों के स्तर पर पहुंचा था। ठीक है, ये 2005-06 में क्वेश्चन आया था, यानी कि वर्तमान समय का आप करंट देख लीजिएगा। ठीक, हाँ, वर्तमान समय का करंट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप बताएं। हालांकि इस प्रश्न का आंसर फरवरी 2006 होगा। ठीक है, फरवरी 2006। आगे कह रहा है कि G6 के कौन 2 सदस्य G4 के सदस्य नहीं है? ठीक है, कौन जो 2 सदस्य G4 के सदस्य नहीं है, ये भी आपको देखना है। तो आइए, इसका आंसर निश्चित रूप से आप लगा लिए होंगे या नहीं लगाए हैं, तो आप देख लीजिए कौन से नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कौन से ऑप्शन में? यानी बी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कह रहा है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है ग्रामीण पेयजल से, वनों को बाढ़ से बढ़ाना, प्राथमिक शिक्षा या संपूर्ण स्वच्छता। निर्मल ग्राम पुरस्कार 27। ठीक है, तो संपूर्ण स्वच्छता से है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से। थोड़ा तेज चलेंगे। देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन और औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान कौन सा है? देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान कौन सा? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर इसकी बात करेंगे आप, ठीक है, IDBI, IFCI या ICICI या IRBI, 28 प्रश्न का जवाब आप देंगे तो आपको पता चलेगा IFCI। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्लियर? आगे देखिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो आप एकदम रटा होगा 1998। कौन से? कल्याण अर्थशास्त्र में, कल्याण अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन। आगे, औषध नियंत्रण अधिनियम, औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ? ठीक है, 31 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ? 1900। देखिएगा, औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ?
औषध नियंत्रण अधिनियम 1960 में। कब? 1960 में पास हुआ है। आगे, एगमार्क में क्या शामिल नहीं होता? मसाले, गेहूं, मधु या सरसों तेल। एगमार्क में क्या शामिल नहीं हुआ? एगमार्क कृषि के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उस पे वह मार्क लगता है कि मतलब ये पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित वस्तु है। तो देखिएगा इसमें से कौन किस पर नहीं लगता है? प्रश्न अच्छा है तो मधु पर नहीं लगता, क्योंकि यह पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित नहीं है। समझ में आई बात? बाकी सब कृषि है। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? गरीबी, महंगाई, निरक्षरता, भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, बाकी गरीबी, महंगाई और निरक्षरता ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? विजन 2020, ठीक है, कौन थे? तो आप जान लीजिएगा, एसपी गुप्ता। डॉक्टर एसपी गुप्ता कौन थे? डॉक्टर एसपी गुप्ता। 23 जनवरी 2003 को यह जारी किया गया था। 23 जनवरी 2003 को विजन 2020। बीत गया है ये सब, लेकिन प्रश्न तो हो सकता बन जाए। सरकार द्वारा की गई अंतरण अदायगियां निबल नेट घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि ये सरकार द्वारा ग्रहीताओं को दिए गए उपहार हैं या उनकी विकल्प लागत शून्य होती है। संभव है कि ये अदायगियां अंततः ग्रहीताओं तक पहुंचे ही ना। इन राशियों की अदायगियों के बदले किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का तदनुरूप उत्पादन नहीं होता। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। यदि आप कौन सी चीजें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती, कौन सी नहीं होती हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी समस्त चीजें जिनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता। इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही है। कह रहा है BIS का अर्थ है, BIS का अर्थ है, तो BIS का अर्थ दोनों होगा, B और C दोनों। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना में है। रटा रटाया प्रश्न है। आगे देखिएगा, कह रहा है मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन से हैं? ये भी पुस्तक बहुत चर्चित है और निश्चित रूप से आप इस पुस्तक का नाम जान रहे होंगे, ठीक है। इस पुस्तक का नाम जान रहे होंगे और उसके लेखक से परिचित होंगे। कौन है? पैंटिकिन्स हैं, ठीक है। आगे, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस। मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस। आगे कह रहा है कि दोहा वार्ता कब हुई थी? तो कतर में हुई थी। दोहा वार्ता कब हुई थी? कतर में हुई थी। आगे, हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी विनिमय का अवैध लेन देन, शेयर बाजार नहीं, विदेशी विनिमय का अवैध लेन देन, ठीक है। क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला। ठीक है। कह रहा है कि आगे, विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? विदेशी मुद्रा भंडार किस देश का सर्वाधिक है? 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये अलग अलग समय में अलग अलग होता है। अब इसका मैं करंट नहीं देख पाया हूं, आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि वर्तमान समय में किसका विदेशी मुद्रा भंडार अधिक है, ठीक है। किसका अधिक है? इसमें जो प्रश्न है जिस समय का, तब सही था चाइना। कौन सही था? चीन सही था 2015 तक। इस समय कौन सा है आप देख लीजिएगा जरूर इसको। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है।
प्रस्ताव वक्र संबंधित है किससे? 42 का देखिएगा, लर्नर मार्शल, एजवर्थ मार्शल, मार्शल पैरेटो या एजवर्थ पैरेटो। तो जो ये वक्र है एजवर्थ और मार्शल से संबंधित है। प्रस्ताव वक्र कौन दिया था? एजवर्थ और मार्शल ने। आगे कह रहा है कि लैंड्स प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लैंड्स प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। थोड़ा तेज चलेंगे। वृक्ष लगाना आवश्यक है। क्यों? पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उपयुक्त सभी दृष्टियों से। ठीक है, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? तो देखिए ये सभी दृष्टियों से जरूरी है। ठीक है, कोई एक आंसर नहीं, सभी आंसर सही। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंख मूंद कर आप लगा देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसे कहते हैं मिसलेनियस टाइप के प्रश्न। उत्तर प्रदेश के कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। टी.एन. धर, भालचंद्र शुक्ल, केसी पंत या एम.पी. शर्मा? तो भालचंद्र शुक्ल थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2001 में। 2001 में उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त का गठन किया गया था और भालचंद्र शुक्ल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। श्रीमती जॉन रॉबिन्स की पुस्तक कौन सी? देखिए 2 पुस्तक हैं इसमें से जिसमें कंफ्यूजन होगा। एक है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक है इकोनॉमिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यही दोनों, एक ब्रिटेन में लिख रहे थे बैठकर और एक यूएसए में। ठीक है, प्रश्न नंबर 47। तो आपको पता होगा ये पुस्तक है जॉन रॉबिन्स की, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये किसकी है बताइएगा? चैम्बरलिन की। किसकी है? चैम्बरलिन की। आगे द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ठीक है, जबरदस्त टाइप की पुस्तक है। नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, लेकिन लिखा कौन है? जे रॉबिन्सन ने। ठीक है, आगे हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार कई बार पूछी गई पुस्तक है। कौन से लिखे हैं? तो इस पुस्तक को लिखे केन्स। कौन लिखे हैं? केन्स। इनकी एक पुस्तक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये भी किसकी है? केन्स की है। दोनों में से कोई न कोई पूछ दी जाती है। आगे है वैश्विक मंदी पर किसने, ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड क्या है, अनेवेन रिकवरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं कुछ शब्दों के उच्चारण इधर उधर होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये पुस्तक कौन लिखा है? वाई.वी. रेड्डी, जो आपके आरबीआई के गवर्नर थे। आगे निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 11 जुलाई को। ठीक है, 7 अरब इस दिन जनसंख्या होती है, 7 अरब। ठीक है, इसी को तब से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों और कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच हेतु निम्न आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया था? ठीक है, 52 का क्वेश्चन दीजिएगा आंसर। तो सरकारी आयोग। कौन सा? सरकारी आयोग। केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर कौन सा आयोग बनाया? सरकारी। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर वही क्वेश्चन है। विश्व का विकास 2006 इस विषय पर केंद्रित है। विश्व विकास 54, प्रश्न नंबर 54 देखिए, विश्व विकास रपट 2006
किस विषय पर केंद्रित है सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण? विश्व विकास रपट, शब्द सही है, रपट है ये, विश्व विकास रपट नहीं, रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं ऐसे कर रिपोर्ट कर लीजिएगा, रिपोर्ट। ठीक है, 2006 किस विषय पर सभी के लिए बेहतर निवेश? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखा है? 55 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, प्लानिंग एंड द पुअर तो B.S. मिन्हास। कौन है? B.S. मिन्हास। आगे, मूल्य और पूंजी, वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक, वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 56, वैल्यू एंड कैपिटल, J.R. हिक्स। कौन है? J.R. हिक्स, वैल्यू एंड कैपिटल। कमेंट निश्चित रूप से करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा है और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बिमस्टेक नामक एशियाई देशों के समूह में है कितने देश? तो बिमस्टेक नामक एशियाई देशों के समूह में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। भारत, थाईलैंड, नेपाल, भारत, थाईलैंड, नेपाल, भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, 6। इसके बाद कौन है? इसकी स्थापना 1997। देखिए, इसका नोट किया गया है, इसमें से कोई ऐसी चीज ना हो जो गड़बड़ करे, इसलिए। एक है म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, 1997 इसका गठन किया गया। आगे है कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक चैम्बरलिन ने लिखा। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी मैंने बताया है इसके पहले वाले प्रश्न में। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चैम्बरलिन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था वाला देश देखिए कोई है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसी में से कौन सा है? बाकी तो आप जान रहे हैं उत्तर कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था मतलब जिसका व्यापार अन्य किसी देश से नहीं होता, अपने में ही सब कुछ करते। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां सिर्फ निर्यात होता है, मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती, ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है। यह है बंद अर्थव्यवस्था। आगे है कि मनी इल्यूजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनी इल्यूजन, जल्दी से दीजिएगा प्रश्न नंबर 61 का जवाब। तो इरविन फिशर हैं। कौन है? इरविन फिशर। 2 बार 3 बार देखकर इसको मन में बैठा लीजिएगा, कोई न कोई प्रश्न यहां से छपेगा। 1 घंटे की मेहनत से हो सकता है 2-3 छप जाए। गुरनार मीडल क्या है? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, फ्रांस के अर्थशास्त्री, स्वीडन या अमेरिका? गुरनार मीडल के बारे में पूछा है तो जल्दी बताइएगा। ये एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे। रोलिंग प्लान, ठीक है, इन्हीं की व्यवस्था रोलिंग प्लान के लिए जाने जाते हैं, रोलिंग प्लान। ठीक है, आगे चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग्स, तो अभी मैंने बताया जी मिर्डाल, यही है गुरनार मिर्डाल। कौन है? गुरनार मिर्डाल, स्वीडिश अर्थशास्त्री।
अगला है ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित हैं किससे? मनमोहन सिंह से या बिल गेट्स से? 64 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मोहम्मद यूनुस या आन सान सूकी? तो मोहम्मद यूनुस से। किससे? ग्रामीण बैंक, मोहम्मद यूनुस। चलिए, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक, कैपिटल एंड ग्रोथ, जल्दी बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल एंड ग्रोथ हिक्स की पुस्तक है। किसकी? हिक्स की। कैपिटल एंड ग्रोथ। एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है कहां? किस देश में एकल बैंकिंग प्रणाली लोकप्रिय है? जल्दी से बताइएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो आप जानते हैं हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। आगे, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? ठीक है, नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला है ये प्रश्न, तो आप जान लीजिए जॉन रॉबिन्स को नहीं मिला, बाकी सभी को नोबेल प्राइज मिला है। अगला, संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानना कब बंद कर दिया गया था? ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ये देखिए, अब कहेंगे ये तो किससे क्वेश्चन आ गया है? ये राजनीति से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आ गया है तो लेना ही है। 1978 से। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन है ये। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। 448, कंफ्यूज नहीं करेगा। आगे है आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार, करारोपण या सार्वजनिक व्यय। किससे आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो आपको समझ में आएगा कि आंतरिक व्यापार शेयर बाजार किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। तो इस तरह से आपके 70 क्वेश्चन हो गए। इसमें सभी तरह के प्रश्न लगाए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी गई थी। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा है जल्दी से बताइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करिए। ठीक है, तो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका क्या? पूरी तरह से सोशल साइंस का टेस्ट पेपर। आप सभी उसमें भाग लीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए।